पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पार्ट 5 में सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़े थे। अब देखो पार्ट 6 जो होता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोस जो होते हैं उसकी धर्म में जो विलेयता होती है उसके बारे में हमने कुछ थोड़े उस पार्ट 5 में पढ़ा था हमने। तो इसके अंदर देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, देखो कौन कौन से फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर तो जो है वो कौन सा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की क्या होती है, प्रकृति। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर प्रकृति सेम होती है, अगर विलेय और विलायक की प्रकृति सेम होती है, पोलर जो होता है वो किसी अंदर डिसॉल्व हो सकता है आसानी से पोलर में, यानी पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, यानी ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक की विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरी अगर नॉन पोलर हो दोनों तब भी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो फर्स्ट जो सॉल्युबिलिटी फैक्टर था वो कौन सा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति। अब देखो सेकंड जो फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर। कौन सा है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी को किस प्रकार इफेक्ट करता है। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो भी प्रोसेस होती है, यानी जब किसी विलेय और अगर हम विलायक को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको क्या करते हैं आपस में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, अपने पास सॉल्यूशन बनता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप की प्रोसेस हो सकती है, या तो हो सकती है एक्सोथर्मिक और या हो सकती है एंडोथर्मिक। अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, विलेय और विलायक को आपस में डिसॉल्व करेंगे तो दो प्रकार के प्रोसेस हो सकते हैं, या तो कौन सा हो सकता है एक्सोथर्मिक, या इसको बोलते हैं उष्मा शेपिंग, यानी उष्मा का क्या होता है इसमें, उष्मा का उत्सर्जन, हीट जो होती है इसके अंदर से क्या होती है, रिमूव होती है। और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, उष्मा शोषी, और उष्मा शोषी का मतलब हो गया उष्मा का अवशोषण। तो देखो अगर सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं, विलेय और विलायक को आपस में घोलते हैं, तो उसके अंदर दो प्रोसेस हो सकती है, या तो कौन सा होगा एक्सोथर्मिक होगा और या कौन सा होगा एंडोथर्मिक होगा, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, दो प्रकार के प्रोसेस हो सकते हैं। इसलिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है इन दोनों को पर एक दूसरे से क्या होता है, एंटी में होता है, विपरीत होता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों के ऊपर ताप का प्रभाव क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, कौन से टू प्रोसेस हो गए टेम्परेचर को, एक तो कौन सा होगा ये एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ले साथी में इसके अंदर इस प्रोसेस के लिए क्या दिया था, टेम्परेचर का जो प्रभाव उसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए अलग अलग बताया है। तो देखो एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, हीट रिमूव होती है या उष्मा बाहर निकलती है। तो अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इसके अंदर एक्सोथर्मिक के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, यानी टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या हो जाती है, कम। किसके लिए, एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपी प्रोसेस के लिए, उष्माक्षेपी जो प्रोसेस होता है उसके लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसे सब प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होगा
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा प्रोसेस है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी लो। तो दूसरी जो प्रोसेस आता है, जैसे एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें अपने जैसे सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें से क्या होगी, हीट रिमूव होती है, और हीट रिमूव होगी इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखो अगर हम एक किसी कंटेनर के अंदर कोई सॉल्वेंट लेते हैं, कौन सा, जैसे हमने इसमें क्या लिया, H2O लिया, और इसके अंदर हमने क्या डाला, Na2CO3 डाला, तो ये क्या होगा, इसमें से हीट जो होती है वो बाहर निकलेगी, उष्मा जो होती है वो क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। लेकिन अगर हम इसको नीचे से अगर इसको हीट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर हीट जो होती है वो बढ़ रही है, अंदर जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको क्या होगा, ये जल्दी से इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ये डिसॉल्व कब होगा, जब ये इसमें से क्या निकलेगा, उष्मा को बाहर निकालेगा। तो जितनी उष्मा को ये बाहर निकालेगा, प्रोडक्ट के लिए जितनी उष्मा चाहिए उतनी उष्मा को ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और बाहर निकाल देगा इसका मतलब क्या होगा, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें जल्दी से डिसॉल्व नहीं होगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा प्रोसेस जो होता है, सेकंड जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। कौन सा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जस्ट इससे उल्टा होता है, जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर घुलने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए, जो अपने हीट उसको क्या करती है, बाहर से दे दी। तो जैसे कि हमें NaCl है, NaCl को अगर हम H2O में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, H2O में जब डिसॉल्व होता है, और अगर इसको हम टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे, नीचे से अगर इसको क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाता है, इसकी डिसॉल्व होने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है इसकी, इंक्रीज। क्योंकि ये जब ये घुलता है तो ये बाहर से क्या करता है, उष्मा का अवशोषण करता है। जब इसमें घुलेगा, H2O में NaCl घुलेगा तो बाहर से क्या करेगा, उष्मा का अवशोषण करेगा, और वो उष्मा का अवशोषण करेगा तो धीरे धीरे उष्मा का अवशोषण करेगा, तो ये धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व होगा। लेकिन हम इसको टेम्परेचर अगर दे दें, इसको हीट दे दें, तो ये क्या करेगा, उसको बाहर से उष्मा कम अवशोषण करनी पड़ेगी, इसको हीट जल्दी से मिल जाएगी, और जितनी जल्दी हीट इसको मिलेगी उतनी जल्दी ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर का प्रभाव, इफेक्ट जो होता है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग पड़ता है। अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, वो प्रोसेस जो होती है उसके अंदर डाइल्यूट होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तब तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और अगर प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये है इसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव, दोनों प्रोसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। और थर्ड जो इफेक्ट है वो आता है प्रेशर का। क्या आता है, प्रेशर का। तो देखो अगर मान लो कोई गैस है, गैस के पार्टिकल्स, अगर इसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो गैस के पार्टिकल्स किस में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब गैस कंप्रेसिव हो जाती है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड जो होता है उसके अंदर ये कंप्रेसिव का गुण नहीं पाया जाता है। तो अगर कंप्रेसिव गुण नहीं पाया जाता, इसका मतलब इनके अंदर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, नहीं पड़ता है। तो प्रेशर चाहे कितना ही लगा दे, किसी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर अगर डिसॉल्व होता है, और सोल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो उसके ऊपर प्रोसेस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर
ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कौन सी सॉल्युबिलिटी के अंदर, सॉलिड के लिक्विड में। अगर गैस किसी लिक्विड में घुलता है तो उसके अंदर प्रोसेस का इफेक्ट पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो तीन टाइप के इफेक्ट हैं। नेचर, तो नेचर के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर इक्वल होगा, सेम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, अगर नेचर अलग अलग है दोनों का तो सॉल्युबिलिटी कम। टेम्परेचर का दो प्रोसेस होते हैं जिनके लिए अलग अलग बढ़ता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उसके अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एक बात है, कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हम टेम्परेचर को अगर निश्चित सीमा तक अगर बढ़ाते हैं तब तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर उनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे आता है ग्लोबल साल्ट, तो ग्लोबल साल्ट जो होता है, ग्लोबल साल्ट ऐसा साल्ट होता है जिसका टेम्परेचर लगभग अपन 324 डिग्री तक अगर बढ़ाते हैं, ग्लोबल साल्ट का टेम्परेचर अगर लगभग 324 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर बढ़ाते हैं तब तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन बाद में क्या हो जाती है, डिक्रीज। से बहुत से कम साल्ट है जिनके अंदर एक इस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वरना टेम्परेचर का इफेक्ट कौन सा पड़ेगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो ये तो है किसकी सॉल्युबिलिटी, किसी सॉलिड की गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है। तो फर्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, और सेकेंड जो प्रोसेस है वो कौन सा है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, यानी गैस की द्रव में विलेयता। तो देखो, कोई भी गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो गैस और लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो गैस को अगर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस की द्रव में विलेयता। अगर गैस को हम किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस की द्रव में विलेयता। या कह सकते हैं किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, किसी लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है, किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर कोई भी अगर गैस को क्या करते हैं, हम गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूट गैस सॉलिड का इसके अंदर डिसॉल्व होने की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं, इसकी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब देखो, कोई भी गैस अगर किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, कोई भी गैस अगर किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है तो लिक्विड के द्वारा जितनी मात्रा में गैस का क्या किया जाता है, इसके अंदर अब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या ये कह सकते हैं अवशोषण गुणांक। किसी भी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है, उस सॉल्युबिलिटी की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक या अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। इस अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही गैस जो होती है वो क्या होती है, किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है। अगर इसका अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा है तो इसका मतलब उसके डिसॉल्व होने की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा, और अगर ये कम होगा तो इसका मतलब क्या होगी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। तो कुछ गैसेज होती है जो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होती है, वाटर के अंदर कुछ अमाउंट में क्या हो जाती है, डिसॉल्व होती है, ठीक है। लेकिन ये इतनी मात्रा में डिसॉल्व नहीं हो पाती जितनी मात्रा में इसके अंदर क्या हो जाती है, HCl डिसॉल्व हो जाती है। तो HCl का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ज्यादा होता है, F और F2 का क्या होता है, कम होता है।
तो गैस अगर किसी लिक्विड में हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे गैस की तरह में विलेयता। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसको कौन कौन से फैक्टर जो होता है वो अफेक्टिंग कर सकते हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ solubility of gas in liquid। तो सबसे पहले वही बात करें नेचर की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। तो देखो अगर गैस अगर हमने क्या लिया सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट हमारे पास क्या है पोलर है, अगर पोलर सॉल्वेंट लिया और अगर गैस भी क्या है पोलर है, अगर पोलर सॉल्वेंट में पोलर गैस को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी या ज्यादा होगी। तो अगर नेचर गैस का नेचर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग है, अगर किसी गैस को हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस गैस का नेचर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी, और सॉल्वेंट के अगर विपरीत होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसके अंदर नॉन पोलर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है और क्या इसके अंदर नॉन पोलर गैस है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम होगी। और अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर गैस है तब क्या हो जाती है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो वही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग इसमें भी है कि अगर गैस सॉल्वेंट पोलर है तो उसमें पोलर गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो उसके अंदर नॉन पोलर गैस क्या होगी ज्यादा डिसॉल्व होगी। दूसरी बात है अगर नेचर की बात करें तो कुछ गैसें क्या होती है हल्की होती है, कुछ गैसें क्या होती है भारी होती है। तो एक तो हम कहते हैं O2 गैस, एक H2 गैस। तो H2 गैस क्या होती है हल्की होती है और O2 गैस क्या है H2 की तुलना में भारी है। तो जो गैस जितनी ज्यादा भारी होती है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी ज्यादा होती है। तो H2 की तुलना में O2 भारी है इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ज्यादा है। अगर बात करें NH3 तो NH3 जो होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है NH3 और उसके बाद में लेंगे CO2। तो CO2 और NH3 इनकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है क्योंकि ये भी क्या होती है भारी गैस होती है। तो जितनी ज्यादा भारी गैस होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है। अब देखो नेचर ऑफ गैस के अकॉर्डिंग क्या होगी अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम है या गैस अगर हल्की है तो सॉल्युबिलिटी कम और भारी है तो क्या होगी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अब दूसरा जो फैक्टर आता है वो कौन सा आता है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर कौन सा है टेम्परेचर ताप। तो अगर ताप बढ़ाते हैं देखो इसके अंदर हमने क्या लिया इस पात्र में सॉल्वेंट लिया और इसके अंदर किसी को किसी गैस को क्या करें इसमें डिसॉल्व कर ले। तो देखो गैस के अणु जो होते हैं वो क्या करेंगे इसके सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और इसके ऊपर इसके अंदर क्या हो जाते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं। अब डिसॉल्व हो गए इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में आ रही है लिक्विड फॉर्म में आके क्या होती है उसमें डिसॉल्व होती है। अगर किसी गैस को अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में तो गैस को भी क्या होना पड़ता है लिक्विड ही होना पड़ता है तभी वो उसमें क्या हो सकती है डिसॉल्व हो सकती है। तो किसी लिक्विड में गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में क्या होती है डिसॉल्व होती है। तो ये आके इसके अंदर क्या हो जाती है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और इसके अंदर क्या हो जाती है गैस डिसॉल्व हो जाती है इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर।
अब लेकिन हमने क्या किया, नीचे से अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नीचे से क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड फॉर्म में जो गैस है वो किसमें आ जाएगी, गैस स्टेट के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाता है, सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो कोई भी गैस जब लिक्विड फॉर्म में आएगी, कोई गैस है अगर वो किसमें आएगी, गैस अगर किसके अंदर बदलेगी, लिक्विड में, तो ये हीट को क्या करेगी, रिमूव करेगी। हीट को रिमूव करके किसके अंदर आएगी, लिक्विड स्टेट के अंदर आएगी। अब हीट रिमूव हो रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। जो भी कोई भी गैस होती है वो किसी लिक्विड के अंदर अगर डिसॉल्व होती है तो वो प्रोसेस हमेशा कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि गैस अगर लिक्विड फॉर्म में आएगी तो क्या करेगा, हीट का रिमूव करेगी। तो इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, एक तो क्योंकि गैस से क्या होती है, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन देखो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विड के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं तो जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, एंडोथर्मिक होता है। ये इसके अंदर ये क्या है, अपवाद है। बाकी जो गैसें होती है उसके लिए प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैस है जिसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जब टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का याद रखना कि इसका दो ऐसी गैसें हैं जिसको अगर किसी लिक्विड में हम डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। बाकी जो गैसें को डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सेकंड इफेक्ट है कौन इसका, टेम्परेचर का। थर्ड जो इफेक्ट है वो किसका है, प्रेशर का। थर्ड जो इफेक्ट है वो किसका है, प्रेशर का, या किसका है, दाब। तो देखो अगर दाब को अगर इंक्रीज करते हैं, दाब बढ़ाकर हम किसी भी गैस को किसके अंदर ला सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। क्योंकि गैस से क्या होती है, कंप्रेसिव होती है। सिलेंडर में जो गैस से भरी जाती है वो कौन सी फॉर्म में से, लिक्विड स्टेट में होती है, क्योंकि उसके ऊपर दाब लगा के हम उसको किस में ला देते हैं, लिक्विड फॉर्म में। और अगर इसका दाब हटाते हैं, प्रेशर हटाते हैं, तो गैस लिक्विड से किस में आ जाती है, गैसीय स्टेट के अंदर आ जाती है। तो दाब को बढ़ा के हम किसी भी गैस को किसके अंदर ले आते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर। इसमें दाब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे गैसें किसमें आती जाएगी, लिक्विड स्टेट के अंदर आती जाती है। तो दाब बढ़ाने पर गैस से जो क्या होता है, कंप्रेसिव ज्यादा होती है। जितना ज्यादा दाब बढ़ाते हैं इसके ऊपर, अगर टेम्परेचर को तो हम क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। अगर टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को किस क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं या स्थिर रखते हैं। टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। तो अगर जैसे जैसे अगर हम क्या करें, दाब को बढ़ाएंगे तो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखो दाब बढ़ाने पर कोई भी गैस जो होती है, इसमें अपने क्या लिया, कोई लिक्विड लिया और इसके अंदर एक गैस, इन गैसों के अणु को हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे गैस के अणु के आगे पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आएंगे,
और पास पास आके किस में हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी इसका मतलब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिक्विड के अंदर घोल सकते हैं। तो प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी गैसों की क्या हो जाती है, इंक्रीज। सॉलिड की सॉलिबिलिटी होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, लेकिन गैस की जो सॉलिबिलिटी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, टेम्परेचर का। कि टेम्परेचर के द्वारा सॉरी प्रेशर का, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो गैसों की सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर हम लगाएंगे गैस उतनी ज्यादा किसमें आएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी, तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो इस प्रेशर का जो इफेक्ट है उसके लिए हेनरी ने क्या दिया था, एक नियम दिया था जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ हेनरी, हेनरी का नियम। यानी किसी भी गैस के द्रव्य में विलेयता जो है उसके ऊपर दाब के प्रभाव के संदर्भ में हेनरी ने एक नियम दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम बोलते हैं। अब हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी द्रव्य में गैस की विलेयता, किसी द्रव्य में गैस की विलेयता गैस के अणुओं द्वारा द्रव्य की सतह द्रव्य की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। हेनरी में नियम क्या बताया था कि किसी भी गैस की द्रव्य के अंदर जो विलेयता है, यानी गैस की द्रव्य में सॉलिबिलिटी है, वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके द्वारा लिक्विड की जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सॉलिबिलिटी जैसे मान लो m है, अगर ये m यहाँ पे क्या होगी, गैस के अणुओं की संख्या, गैस की मात्रा है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के, P के। और यह हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू क्या हो सकता है, KHP। KH क्या हो गया यहाँ पे, KH जो होता है वो हेनरी स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट, यानी समानुपाती स्थिरांक हो सकती है। KH क्या हो गया, ये हेनरी स्थिरांक हो गया। यानी m जो होती है वो किसके बराबर होगी, KHP के बराबर होगा। यानी गैसों के ऊपर, गैसों का जो इसके अंदर क्या होता है, विलेयता होती है m, वो किसके समानुपाती होगी, P के समानुपाती होगी। ये किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो दूसरी बात है कि हमने कहा कि जो गैस की जो विलेयता तो होती है, हेनरी ने क्या कहा, गैस की जो विलेयता होती है वो किसके समानुपाती होती है, P के समानुपाती होती है। यानी गैस के अणुओं के द्वारा जो सतह के ऊपर लगाया गया जो दाब होता है उसके क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और जो गैस के द्वारा लगाया गया दाब, गैस के द्वारा लगाया गया दाब, यानी गैस के द्वारा सॉल्यूट जो होता है या लिक्विड जो होता है उसकी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है वो लगाया गया दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश का मतलब मोल फ्रैक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, x से। हमने पढ़ा था ना, x a विलय के लिए और x b विलय के लिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन या दाब के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। क्या, गैसों के ऊपर जो लगाया गया जो दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, गैस के जो मोल अंश है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो इसको हम कह सकते हैं जो P जो होता है, P जो होता है यानी जो प्रेशर जो होता है इसके द्वारा, गैस के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अक्ष के, यानी दाब जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ हम कह सकते हैं P = KH। ये क्या है, हेनरी का नियम है। हेनरी ने क्या बोला था कि किसी भी गैस की द्रव्य में विलेयता जो होती है वो गैस के अणुओं द्वारा द्रव्य की सतह के ऊपर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। और गैस के द्वारा जो लगाया गया दाब है, यानी गैस के द्वारा सॉल्यूट या विलायक की जो सतह के ऊपर जो दाब लगाया जाता है वो किसके समानुपाती होती है, उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये क्या है, हेनरी का नियम है दाब के संदर्भ में। अब इसके आती है कि इसकी सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, या इसकी क्या आती है, लिमिटेशन। तो देखो हेनरी के नियम जो होते हैं उसकी लिमिटेशन या सीमाएं क्या होती है। फर्स्ट तो जो सीमा होती है वो क्या होता है, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। यानी एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा जो होता है वो आता है ताप अधिक नहीं होना चाहिए। ताप भी क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो होता है वो आता है गैस की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वह द्रव्य से रासायनिक क्रिया न करे। देखो 3 लिमिटेशन है हेनरी के नियम में। एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और थर्ड जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि गैस का नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो द्रव्य जिस लिक्विड में हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसके साथ किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं करें। अगर वो केमिकल रिएक्शन करेगी इसका मतलब वो उसके साथ उसके डिसॉल्व न होकर क्या हो जाती है, उसके द्वारा रिएक्शन करके दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देती है सॉल्यूशन के अंदर। तो गैस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन ना करे। आप देखो कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसके अंदर CO2 गैस घुली होती है। कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसके अंदर क्या होती है, CO2 गैस घुली होती है। तो CO2 गैस को किसके द्वारा घोला जाता है, उसके दाब के द्वारा घोला जाता है। यानी दाब लगा के CO2 गैस को किसमें डिसॉल्व कर देते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक जो होती है या सोडा वाटर जो होता है उसके अंदर इसको डिसॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर ये CO2 गैस ऐसी हो कि वो कोल्ड ड्रिंक से क्या कर ले, क्रिया कर ले, तो वो फिर उसको हम वापस बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती है, CO2 गैस वापस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। क्योंकि ढक्कन उतारने पर क्या हो जाता है, उसका ढक्कन जब हटाएंगे तब क्या हो जाता है, उसका प्रेशर जो होता है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होते ही गैस किस में आ जाती है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आ जाती है। तो वो CO2 गैस जो होती है उसमें से बाहर निकल जाती है। तो अगर CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक से क्रिया करने वाली केमिकल रिएक्शन कर लेती है तो फिर वो क्या जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स को खराब कर देती है, यानी उसके अंदर अलग ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देती है। और तो ये 3 जो लिमिटेशन है वो देती है हेनरी में। तो जो प्रेशर वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा ही प्रेशर लगा देते हैं तो एक बार एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। टेम्परेचर अधिक नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। और गैस की प्रकृति या गैस का नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी लिक्विड, जिस लिक्विड में हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसके साथ किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन करने वाली ना हो। तो ये है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की जो है वो सीमाएं हैं। अब देखो हेनरीज लॉ जो होती है उसके जो उपयोग होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होता है।
एक तो देखो, हम प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं, अगर प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, इसके अंदर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर का क्या होता है, दाब अधिक होता है। एक तो खुले पात्र में आप खाना पकाते हो और एक प्रेशर कुकर में पकाते हो, तो खाना किसमें जल्दी पकता है, प्रेशर कुकर में। तो ये कारण बताता है कि क्या कारण है, प्रेशर कुकर के अंदर खुले पात्र की तुलना में खाना जल्दी पकता है। तो खुले पात्र में दाब कम होता है, जबकि प्रेशर कुकर का दाब क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। दूसरा होता है कि एक तो आप नीचे धरातल पे खाना बनाते हो और एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर खाना बनाते हो, तो धरातल की तुलना पहाड़ की तुलना में धरातल पे खाना जल्दी पकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले स्थान पे दाब कम होता है। ऊंचाई वाले स्थान पे क्या होता है, दाब कम होता है, और धरातल के ऊपर दाब ज्यादा होता है। तो खाना कहाँ जल्दी पकेगा, नीचे की ओर। ऊपर दाब कम होता है इसलिए खाना पकने में ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि नीचे दाब कम होता है, दाब ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी से खाना पक जाता है। तीसरा आता है, जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं ऊंचे स्थानों पर, उनके रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उनके रक्त में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्लड में घुलती है वो किसके दौरान होती है, प्रेशर के अकॉर्डिंग ही घुलती है। लेकिन वो ऊपर स्थान पे रहते हैं तो ऊपर क्या होता है, दाब कम होता है, और दाब कम हो गया इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन घुलेगी नहीं, और ऑक्सीजन नहीं घुलेगी तो उसके शरीर के अंदर, उनके रक्त के अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे एनोक्सिया रोग कहते हैं। तो ये तो है हेनरी के नियम जो होते हैं, उसके एप्लीकेशंस यानी यूज ये है, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो प्रेशर जो कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पकता है खुले बर्तन की तुलना में, ऊपर की तुलना में नीचे खाना जल्दी पकता है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, वो भी किसके कारण हो जाती है, दाब की कमी के कारण। तो ये है सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर।